केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर 1 जुलाई से लागू की जा रही वीबीजी रामजी योजना को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस नई व्यवस्था पर केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस योजना से हिमाचल प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। मंत्री ने दावा किया है कि नई व्यवस्था का प्रतिकूल असर ग्रामीण मजदूरों की आजीविका, रोजगार के अवसरों और मनरेगा से जुड़े कर्मचारियों के भविष्य पर पड़ेगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नई योजना के फायदे तो बता रही है, लेकिन इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत खर्च का पूरा भार केंद्र सरकार उठाती थी, जबकि नई व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच 90-10 के अनुपात में खर्च की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री ने कहा कि इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक जिम्मेवारी आएगी और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए ये चुनौती बन सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था के जरिए राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना थी, जिसमें जरूरत के अनुसार ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में हिमाचल में मनरेगा के तहत करीब 395 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र की ओर से केवल 250 लाख मानव दिवस का लक्ष्य तय किया गया था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे और इस वर्ष प्रदेश में लगभग 220 लाख मानव दिवस तक ही पहुंच जाएगा। मंत्री ने कहा कि नई योजना के लागू होने के बाद मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिलहाल मजदूरों को करीब 320 रुपए तक की मजदूरी उपलब्ध करवा रही थी, लेकिन नई व्यवस्था टॉप अप देना संभव नहीं होगा। ऐसे में गैर जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी सिमट कर अब 247 रुपए और जनजातीय क्षेत्रों में 300 रुपए तक ही रह जाएगी। और इसके साथ ही सरकार मनरेगा के तहत कार्यरत स्टाफ के वेतन को लेकर भी चिंतित है, जिनकी करीब 20 करोड़ रुपए की देनदारी पहले से ही लंबित है। मंत्री ने अंदेशा जताया कि नई व्यवस्था से प्रदेश पर सालाना 800 से 1000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है। वहीं आरडीजी बंद होने से राज्य को होने वाले भारी वित्तीय नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा। वीबीजी रामजी योजना को लेकर मंत्री ने हिमाचल के भाजपा सांसदों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सांसदों को केंद्र सरकार के सामने हिमाचल के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बदलाव से प्रदेश पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को लेकर सांसदों को केंद्र के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले पर जो है भाजपा के तमाम सांसदों ने चुप्पी साधी हुई है और मनरेगा को लेकर जो हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र है वहां के महिलाओं के रोजगार को लेकर भाजपा के सांसद जो है वो नहीं सोच रहे हैं। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में मनरेगा की आगामी स्थिति को लेकर जो है वो प्रदेश सरकार ने भी चिंता जताई है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार मनरेगा को लेकर अब क्या जो बड़ा बदलाव है वो देखने को मिलता है। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष निगम भंडारी की नियुक्ति पर कई सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत में जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ काम करने वाले लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलना पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग चुनाव के दौरान अंदर खाते बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। ऐसे लोगों को नेतृत्व सौंपना कांग्रेस की विचारधारा की हार है। उन्होंने कहा कि यदि उनसे राय ली जाती तो ये गलत फैसला ना होता। नेगी ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उस दौर में कांग्रेस के लिए काम किया जब क्षेत्र में पार्टी की स्थिति कमजोर थी। उनके अनुसार उनके पिता ने जिले में कांग्रेस की नींव रखी थी, लेकिन आज ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी जा रही है जो पार्टी की विचारधारा के विपरीत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव हारने वाले लोगों को नेतृत्व सौंपना पार्टी की विचारधारा की हार है। जगत सिंह नेगी ने उस मुद्दे पर अपनी राय न लिए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल सक्रिय है जो पार्टी के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। नेगी के अनुसार ये स्लीपर सेल भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और भाजपा नेताओं के बयानों से भी उनके इस दावे की पुष्टि हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले के चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद इतने महत्वपूर्ण फैसले से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं की गई, जो कि एक अनुचित है। राजनीति के जानकारों की माने तो इससे किन्नौर कांग्रेस में खेमेबाजी बढ़ेगी। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति लटकने की वजह भी यही थी और इसी अंदरूनी लड़ाई की वजह से लगभग 19 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाई है। जगत सिंह नेगी ने जिला अध्यक्ष के लिए उमेश नेगी, प्रेम कुमार, निर्मल चंद के नाम आगे रखे थे।
पार्टी हाईकमान ने मंत्री की बात को तवज्जो न देकर युवा चेहरे को आगे लाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस की राजनीति में आगे चलकर जो है वो क्या देखने को मिलता है और क्या जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी क्या राजनीतिक तौर पर जो है वो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्या उलटफेर देखने को मिलता है। तो फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरी कला के प्रवास पर थे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने नेरी कला में 12 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित 5 ग्राम पंचायतों की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपए पेंशन प्रदान करने, प्राथमिक विद्यालय को सीबीएसई से संबद्ध करने, जोगिंद्रा सहकारी बैंक की शाखा खोलने और चाटी ढांक में बांध निर्माण के लिए सर्वेक्षण करवाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बाद उन्हें इस क्षेत्र में आने का अवसर मिला है। जिला परिषद सदस्य नेत्र अत्री के आग्रह पर वह क्षेत्र की समस्याओं को समझने और लोगों से संवाद करने के लिए यहां पहुंचे हैं। किशाऊ बांध परियोजना के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में प्रदेश के हितों को मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 3 वर्षों तक पुरानी शर्तों को स्वीकार नहीं किया और अब हिमाचल प्रदेश को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के 211 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी, जिससे प्रदेश को प्रति वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए का लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मनरेगा के स्थान पर प्रस्तावित नई व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है और इससे प्रदेश के लाखों श्रमिक प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की मूल भावना को समाप्त किया, आरडीजी को बंद कर दिया और फौज में नियमित भर्ती भी बंद कर दी, जिससे लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश के आरडीजी का 10,000 करोड़ नहीं काटा होता तो प्रदेश इसी वर्ष आत्मनिर्भर बन जाता, लेकिन हम दृढ़ संकल्प के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार ने चुनावी लाभ के लिए लगभग 600 नए संस्थान खोल दिए थे, जबकि उनमें पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं करवाया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पहले शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की और अब तक लगभग 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रदेश में 150 सीबीएसई स्कूल शुरू किए गए हैं, जिनमें अंग्रेजी और गणित के शिक्षक तैनात किए जा चुके हैं। जुलाई माह तक और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिससे इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होगी। अगली खबर की बात करते हैं। उधर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 27 जून को बड़ा बंगाल का प्रवास करेंगे। सीएम का रात्रि ठहराव 27 को बड़ा बंगाल में ही होगा। सूचना है कि सीएम इसके बाद चंबा जिला के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। अगली खबर की बात करें तो एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी के कर्मचारियों की 40 से 45 करोड़ रुपए की लंबित देनदारियों को जारी करने की मांग स्वीकार कर ली है। विस्तृत चर्चा और मांग पत्र पर सहमति मान सिंह ठाकुर ने बताया कि बीते कल अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम के साथ एचआरटीसी कर्मचारियों की लंबित देनदारियों को लेकर एक विस्तृत चर्चा हो चुकी है और इस चर्चा के दौरान उन्होंने निगम के कर्मचारियों के मांग पत्र पर विस्तार से विचार विमर्श किया और सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया है। अगले खबर की बात करें तो हिमाचल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन की बैठक निगम मुख्यालय शिमला में निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठन द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की गई। संगठन ने बिक्री पर्यवेक्षकों के वेतनमान संबंधी मामले के समाधान और 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सीपीएफ की संशोधित उच्च पेंशन योजना के संयुक्त विकल्पों के मामलों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शिमला को भेजे जाने पर निगम का आभार जताया। बैठक में पेंशन ट्रस्ट एवं सुपरएनुएशन फंड से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए। संगठन ने कहा कि वर्ष 2006-7 में गठित पेंशन ट्रस्ट में कर्मचारियों के सीपीएफ अंशदान और निगम के अंशदान के रूप में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद वर्ष 2019 में लिए गए फैसले के कारण कई सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन योजना के लाभ से वंचित रह गए और इस मामले पर निगम प्रबंधन ने बताया कि मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। संगठन ने यह भी मुद्दा उठाया कि वर्ष 2015-16 के बाद निगम द्वारा पेंशन ट्रस्ट में अपना अंशदान रोक दिया गया था। इस पर प्रबंध निदेशक ने मामले की पुनः समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में वर्ष 2013 से लागू सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति सुविधा को वर्ष 2022 से बंद किए जाने का मामला भी उठाया। संगठन ने इस फैसले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ पर चिंता जताई। प्रबंध निदेशक ने इस विषय में व्यक्तिगत रुचि लेकर शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया और इसके अलावा वर्ष 2016 से 2022 तक के लंबित वेतनमान, ग्रेजुइटी और महंगाई भत्ते के भुगतान पर निगम प्रशासन ने
बताया कि आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया जा चुका है और सरकार से स्वीकृति मिलते ही भुगतान जारी कर दिया जाएगा। बैठक के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन की कार्यकारिणी की अलग बैठक हुई, जिसमें निगम प्रशासन की कार्यवाही की समीक्षा की गई। संगठन ने फैसला लिया कि अगले 15 दिनों तक प्रबंधन की कार्यवाही का इंतजार किया जाएगा। यदि इस अवधि में मांगों पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई तो संगठन प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा और सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाएगा। संगठन का कहना है कि लंबे समय से लंबित मामलों के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान हैं और अब जल्द समाधान की आवश्यकता है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हजारों मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। विभाग मुख्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार मल्टीटास्क वर्कर्स के मासिक मानदेय में वृद्धि की गई है। अब उन्हें 6,000 का मासिक मानदेय प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश भर के 5,000 से अधिक कर्मी लाभान्वित होंगे। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्कर्स को प्रति माह 5500 का मानदेय प्राप्त होता है। अब इसमें 500 की वृद्धि की गई है, जिससे ये राशि 6,000 हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और इस फैसले का अर्थ ये है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया भी जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव लोक निर्माण द्वारा 11 जून 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई थी और इसके बाद लोक निर्माण विभाग के रजिस्ट्रार सोम भारद्वाज ने विभाग के सभी अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं को एक पत्र जारी कर इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने आज 2 आईएएस अधिकारियों को एडिशनल चार्ज सौंपा है। साल 2008 बैच के आईएएस एवं सेक्रेटरी डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस सेक्रेटरी 2 CMGAD SD आशीष सिंगमार को पशुपालन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वहीं साल 2010 बैच के आईएएस एवं सेक्रेटरी अमरजीत सिंह को सुक्खू सरकार ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। उन्हें सेक्रेटरी गृह का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ऑर्डर में स्पष्ट किया गया है कि अमरजीत सिंह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के कंट्रोल में काम करेंगे। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने कुल्लू जिला के कसौल में जंगलों में आयोजित रेप पार्टियों के खिलाफ कार्यवाही न करने पर एसपी कुल्लू सहित संबंधित एसडीएम का तबादला करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने आयोजन पर संज्ञान लेते हुए कुल्लू के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ ने पार्टियों का आयोजन करने वाले संयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि जंगलों में कोई भी इस तरह की पार्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें तो हाईकोर्ट ने DLSA कुल्लू के सचिव को आदेश दिए थे कि वे स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मदद से तुरंत उस जगह का दौरा करें और 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट को सौंपे। कोर्ट ने कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया था कि वे अपने निजी हल्फनामे दाखिल करें और इस संबंध में छपी खबर पर अपना स्पष्टीकरण दें। मामले पर सुनवाई 24 जून 2026 को निर्धारित की गई थी। रेप पार्टियों के संबंध में बताया गया था कि कसोल, जिसे मिनी इजराइल भी कहा जाता है, में 7 जून से 11 जून तक 4 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आयोजन संस्था द्वारा इसका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। टिकट की कीमतें प्रतिभागी 10,000 से 16,000 के बीच बताई जा रही है, जिससे चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा और इजराइल जैसे विदेशी संस्थानों से भी लोग आ रहे हैं। इसमें यह भी बताया गया था कि लगभग 10,000 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए बुकिंग की और मुख्य आयोजक इजरायली है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करके पैसे कमाने के लिए तेज आवाज वाले संगीत के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामले पर सुनवाई 6 अगस्त को अब निर्धारित की गई है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पदों की भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब अनुकंपा आधार पर दी जाने वाली JIT नियुक्तियां भी भर्ती निदेशालय के माध्यम से की जाएगी। कार्मिक विभाग के सचिव द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार ने 26 मार्च 2025 को भर्ती निदेशालय की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य JIT और अन्य श्रेणी C पदों की सीधी भर्ती प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना है। और इसके बाद 12 मार्च को भर्ती निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में JIT का एक अलग राज्य स्तरीय कैडर भी गठित किया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्त विभाग द्वारा 6 जनवरी को अनुकंपा नियुक्ति नीति में किए गए संशोधन के तहत JIT पद पर अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में संबंधित प्रशासनिक विभाग सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रस्ताव भर्ती निदेशालय को भेजेंगे। उसके बाद नियुक्ति का औपचारिक प्रस्ताव और नियुक्ति पत्र भर्ती निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने कहा है कि विभागीय और राज्य कैडर की भर्ती अलग अलग समांतर प्रक्रियाओं से नहीं की जाएगी। सरकार की नीति के अनुसार सभी नियुक्तियों को एक समन्वित एवं एकल व्यवस्था के तहत लाया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। निर्देशों के अनुसार 6 जनवरी के बाद अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले JIT कर्मचारियों को भर्ती निदेशालय द्वारा संचालित राज्य कैडर की स्वीकृति पद संख्या में शामिल किया जाएगा।